तो 38 साल पहले वन पीस की दुनिया में एक ऐसा कांड हुआ जिसे कोई नहीं भुला सकता। ये था द गॉड वैली इंसिडेंट। आज उसका नाम वन पीस में कोई नहीं जानता क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उस जगह को हिस्ट्री से मिटा ही दिया। लेकिन उस दिन यहाँ जो हुआ वो वन पीस की दुनिया का पूरा बैलेंस खराब कर सकता था। मंकी डी गार्प उस वक्त एक मरीन वाइस एडमायरल था। उसका काम था गॉड वैली पर मौजूद कैलेस्टियल ड्रैगन को प्रोटेक्ट करना। लेकिन सिचुएशन कोई सामान्य मिशन की तरह नहीं थी। गॉड वैली में स्लेव हंटिंग चल रही थी। उसी दौरान यहाँ हमला हुआ रॉक्स पायरेट का। उनका लीडर रॉक्सी ज़बैक इतना पावरफुल था कि वो अकेला ही इस पूरे आइलैंड को तबाह कर सकता था। लेकिन उसके साथ जो लोग थे वो भी कोई कम खतरनाक नहीं थे। इस क्रू में फ्यूचर योंकोस, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो और सिकी जैसे लोग भी शामिल थे। सबके अलग अलग एम्बिशंस थे, पावर, रूल और डिस्ट्रक्शन। लेकिन गॉड वैली का सबसे बड़ा सच ये था कि रॉक्स खुद अपने कंट्रोल में नहीं था। वहाँ एक और ऐसी पावर मौजूद थी जो ना तो रॉक्स और ना ही उसकी क्रू संभाल सकती थी, और वो पावर थी ईमो। ये वही इंसान है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का असली रूलर है, जिसके बारे में दुनिया तक कुछ नहीं जानती। ईमो ने अपनी पावर डोमी रिवर्सिटी से रॉक्स को अपना पपेट बना लिया। ज़बैक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रॉक समझ गया था कि वो खुद दुनिया के लिए अब खतरा बन चुका है। इसी बीच गोल्डी रॉजर भी गॉड वैली पहुंच गया। ज़बैक ने गार्प और गोल्डी रॉजर से लड़ाई नहीं की, बल्कि उसने अपनी मौत की भीख मांगी। रॉजर भी समझ चुका था कि यहाँ सिर्फ एक पायरेट क्रू को रोकना नहीं है, यहाँ एक ऐसी हिडन फोर्स से भी लड़ना है जो दुनिया को तबाह कर सकती है। और उस दिन पहली बार गार्प और रॉजर एक दूसरे के साथ खड़े हुए, एक मरीन और एक पायरेट की एक ही साइड पर। ये लड़ाई सिर्फ मरीन्स और पायरेट की नहीं थी, ये लड़ाई थी फ्रीडम और कंट्रोल के बीच। गार्प ने उस दिन ईमो की प्रेजेंस और उसकी इमेंस पावर को महसूस किया, और उसे एहसास हुआ कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पीछे कोई रियल गॉड जैसा इंसान छुपा हुआ है जो दुनिया को अपने रूल्स के हिसाब से चलाता है। गार्प, रॉजर और रॉक्स दी ज़बैक की पूरी क्रू ने मिलकर ईमो पर हमला किया, वर्ल्ड गवर्नमेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी पर हाथ उठाया। लेकिन लड़ाई के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि गॉड वैली का नाम, उसका रिकॉर्ड और उसका सच सब मिटा दिया जाएगा, ताकि कोई भी ना जान पाए कि उस दिन एक मरीन ने सरकार के खिलाफ खड़े होकर सच को देखा था। गार्प को हीरो ऑफ द मरीन्स का टाइटल दे दिया गया, पर वो टाइटल सच को छिपाने का एक बहाना था। गार्प तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ गया, बट फिर भी गार्प को ये टाइटल दिया गया। तो आज हम देखेंगे गार्प के ही कुछ ऐसे मोमेंट्स जहां उसने गवर्नमेंट को बीट्रे किया है। So let's start. गॉड वैली की लड़ाई के बाद मंकी डी गार्प को दुनिया ने हीरो ऑफ द मरीन्स कहा, लेकिन ये सिर्फ एक टाइटल था। असल में इसका मकसद था गार्प के अंदर उठ चुके रिबेलियन को छुपाना। गार्प ने गॉड वैली में ना सिर्फ रॉक स्पायर से लड़ाई की, बल्कि उसने गवर्नमेंट के सबसे बड़े सच को भी अपनी आंखों से देखा, कैलेस्टियल ड्रैगन। ये वही लोग थे जिन्हें दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। इन्हें गॉड्स कहा जाता है, पर गार्प ने उनके असली रूप को देखा था। गार्प को समझ आ गया था कि कैलेस्टियल ड्रैगन कोई भगवान नहीं है, बल्कि ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दुख और जान की कोई कीमत नहीं समझते। उनके लिए आम इंसान बस खिलौने जैसे थे। यहीं से गार्प का इनसे रिश्ता बदल चुका था। एक मरीन होते हुए भी उसने कभी कैलेस्टियल ड्रैगन की इज्जत नहीं की। गार्प जब भी इन्हें देखता तो उसके मुंह से सिर्फ पैरासाइट और नाली के कीड़े जैसे वर्ड से बाहर आते थे। उसके साथी सोल्जर्स भी गार्प की इन बातों से डर जाते थे, बट गार्प को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मरीन्स का काम था कैलेस्टियल ड्रैगन्स को बचाना, लेकिन गार्प की जस्टिस अलग थी। वो सोचता था कि सच्ची न्याय उन्हीं के लिए है जिन्हें ये गॉड्स हमेशा कुचलते आए हैं। इसी वजह से गार्प ने कई बार खुलकर उनका मजाक उड़ाया। मरीन में एडमायरल बनना सबसे बड़ी पोस्ट में से एक है। ये वो रैंक है जहाँ पहुंचकर कोई भी इंसान गवर्नमेंट का बेहद शक्तिशाली हथियार बन जाता है। गार्प को भी ये रैंक कई बार ऑफर हुई, लेकिन उसने हर बार साफ इनकार कर दिया। उसका कारण बहुत सीधा था। गार्प ऐसे लोगों के नीचे काम नहीं कर सकता था जिन्हें वो दिल से गलत मानता था। कैलेस्टियल ड्रैगन और वर्ल्ड गवर्नमेंट के असली चेहरे को देखने के बाद गार्प को पता चल गया था कि उनकी जस्टिस सच में सिर्फ एक दिखावा है। गार्प ने कहा, मैं उन घटिया लोगों का ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकता। यानी वो ऐसे लोगों का आदेश नहीं मानेगा जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को भगवान समझते हैं। एडमायरल बनना मतलब होता है कि पूरी तरह से उन्हें मानना, और गार्प के लिए यूनिफॉर्म से ज्यादा उनकी अपनी सोच और सच्ची न्याय मायने रखती थी। इसी वजह से उसने वो ताकत भी ठुकरा दी जो बाकी मरीज पाने के लिए सब कुछ कर देते हैं। गोल्ड डी रॉजर के मरने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट का आदेश था पायरेट किंग की पूरी ब्लड लाइन को मिटा दिया जाए। उनका मानना था कि रॉजर का राज, रॉजर का पावर, उसका खून दुनिया के लिए फिर से खतरा बन सकता है। लेकिन रॉजर की मौत से पहले उसने मंकी डी गार्प से एक पर्सनल रिक्वेस्ट की थी, गार्प, मेरा बच्चा आने वाला है, उसे बचा लेना। रॉजर जानता था कि उसका दोस्त और राइवल होने के बावजूद सिर्फ गार्प ही सच में उस पर भरोसा कर सकता है। गार्प ने इस वादे को निभाया। उसने रॉजर की पत्नी पोर्तुगीज दी रोग को भी गवर्नमेंट की नजरों से छिपा कर रखा। रोग ने अपने बच्चे को बचाने के लिए 20 महीनों तक उसे अपने पेट में रखा ताकि कोई शक ना करे, और गार्प ने इसमें उसकी बहुत हेल्प की। जब गवर्नमेंट ने रॉजर के परिवार के बारे में जांच करना शुरू की तो गार्प ने उनसे कई बार झूठ बोला। उसने रोग और एस को एक दूर जगह पर रखा ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना सके। रोग अपनी जान गंवा बैठी, लेकिन गार्प ने उसके मरते दम तक उसका भरोसा नहीं तोड़ा। बच्चे की जिम्मेदारी उसने खुद ली। उसने एस को एक मामूली माउंटेन बैंडिट के पास छोड़ दिया
ताकि वो गवर्नमेंट से काफी दूर रहे, एक साधारण आदमी की तरह पल सके। गवर्नमेंट के नजरिए से ये एक बड़ा धोखा था। गार्ड ने एक मरीन होते हुए अपने सबसे बड़े एनिमी का खून छुपाया, लेकिन गार्ड की नजर में वो एक इंसानियत थी, वो जस्टिस था, जिसमें एक बच्चे की जान एक नियम से ज्यादा कीमती थी। मंकी डी गार्प एक मरीन वाइस एडमिरल था, लेकिन उसका परिवार उसके लिए सबसे ज्यादा अहम था। उसने रॉजर के बेटे एस को तो बचाया ही, पर उसने अपने खुद के पोते लूफी को भी उसी जिंदगी से दूर रखा जो सिस्टम उसे थोपना चाहता था। गार्प ने दोनों बच्चों एस और लूफी को एक माउंटेन बैंडिट डडान के पास छोड़ दिया। डडान एक क्रिमिनल थी, पर गार्ड जानता था कि वही उन्हें खुलकर जीने का मौका देगी। वो नहीं चाहता था कि गवर्नमेंट उन दोनों को अपने कंट्रोल में ले ले या उन्हें अपने हिसाब से ढाल ले। नेवी के नजरिए से ये कदम एक बड़ी लापरवाही थी। एक सोल्जर का अपने खून को एक क्रिमिनल के भरोसे छोड़ देना, ये उनके रूल्स के खिलाफ था, लेकिन गार्ड के लिए ये एक तोहफा था, उन्हें आजादी देने का। इसी फ्रीडम ने लूफी को भविष्य का पायरेट किंग बनने का सपना बनाए रखा और एस को फायर फिस्ट एस बना दिया। जब लूफी एक पायरेट बन गया, तब भी गार्ड ने उसे कई बार सामने देखा, जैसे वाटर 7 और एनियस लॉबी के बाद। एक मरीन वाइस एडमिरल होते हुए गार्ड का काम था लूफी को गिरफ्तार करना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गार्ड ने बस लूफी से कहा, नेक्स्ट टाइम मैं तुझे पकड़ लूंगा, और वहां से चुपचाप चला गया। वो एक्चुअली उसे पकड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि लूफी उसका अपना पोता था। वो जानता था कि लूफी अपनी राह चुन चुका है और वो उसे रोककर उसकी आजादी छीन नहीं सकता। नेवी के नियमों के हिसाब से ये गलती थी, ड्यूटी का उल्लंघन, लेकिन गार्ड के नजरिए से ये परिवार का प्यार था। गवर्नमेंट के लिए गार्ड अब भी एक हिपोक्रेटिक आदमी था, एक ऐसा मरीन जो जस्टिस की कसम खाता है, लेकिन अपने खुद के लिए सब रूल्स तोड़ देता है। मरीन फोर्ड वॉर एक ऐसा दिन था जब मंकी डी गार्ड का दिल और ड्यूटी दोनों टूट गए। एक तरफ थी नेवी, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, दूसरी तरफ था उसका खुद का खून, एस और लूफी। जब लूफी उस बैटलफील्ड पर गार्ड के सामने आया, तो गार्ड ने उसे रोका नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर आगे बढ़ना है तो मुझे गिराना पड़ेगा। लेकिन जब लूफी ने उसके सामने पंच मारा, तो गार्ड ने खुद वो पंच खा लिया। उसने अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपने पोते के लिए रास्ता छोड़ दिया। उस वक्त गार्ड ने ऑफिशियली अपनी ड्यूटी को मार दिया था, और जब उसके सामने एस को मारा गया, तब गार्ड का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने सुपीरियर अकाइनू पर हमला करने की कोशिश की। अगर सेंगोकू ने उसे नहीं रोका होता, तो गार्प एक वाइस एडमिरल होके अपने ही एडमिरल को मार देता। एस के मरने के बाद गार्प ने लड़ाई का मैदान छोड़ दिया और मरीन की ट्रेनिंग डिवीजन ज्वाइन कर ली। बाहर से लगता था कि ये उसकी मर्जी थी, लेकिन असल में ये एक तरीके की सजा थी। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे जबरदस्ती फ्रंट लाइन से हटा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर गार्प एक्टिव रहा तो वो और नुकसान कर सकता है, रूल्स तोड़ सकता है और उनके खिलाफ जज्बात में आकर कुछ भी कर सकता है। पब्लिक के लिए गार्प अभी भी हीरो ऑफ मरीन था, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर उसका डर था। उसके नजर में गार्प अब भी एक छिपा हुआ ट्रेटर बन चुका था, एक ऐसा आदमी जो उनके हर आदेश पर सवाल उठाता था और अपनी जस्टिस को उनकी जस्टिस से ऊपर रखता था। कई सालों बाद गार्प ने फिर एक बड़ा नियम तोड़ा। जब कैप्टन कोबी को ब्लैक बियर्ड ने किडनैप कर लिया, तो गार्प ने बिना किसी अप्रूवल के सीधा हाचिनोजू यानी पायरेट आइलैंड पर अटैक कर दिया। एक वाइस एडमिरल होके उसने एक एम्परर की टेरिटरी पर जबरदस्ती चढ़ाई कर दी। ना कोई ऑर्डर लिया, ना बैकअप, बस अपने ही दम पर गया, सिर्फ कोबी को बचाने के लिए। उस लड़ाई में गार्प ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया और आखिर में गार्प खुद गिर पड़ा, लेकिन उसने अपने सोल्जर और कोबी को सेफ निकाल दिया। ये था गार्प का आखिरी बगावत वाला काम। उसने एक बार फिर सिस्टम के नियम नहीं, अपनी सच्ची न्याय की सोच को फॉलो किया। अपने पूरे करियर में मंकी डी गार्ड ने वही किया जो किसी मरीन से उम्मीद नहीं की जा सकती। उसने गवर्नमेंट के नियमों की परवाह नहीं की। हर बार गार्ड ने यह साबित किया कि असली जस्टिस वो नहीं है जो गवर्नमेंट बताए, बल्कि वो है जो इंसानियत से पैदा हो। उसने दिखाया कि यूनिफॉर्म पहनने से कोई इंसान सच्चा नहीं होता, गलत के खिलाफ खड़े रहने से होता है। इसीलिए गार्ड एक ट्रेटर नहीं था, वो इंसानी न्याय का सोल्जर था। और आज भी जब नेवी अपने झूठे जस्टिस के पीछे छुपी रहती है, कहीं समुद्र के किनारे एक बुढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे पता है उसने गलत नहीं किया, सही किया। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।